नमस्कार दोस्तों। प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट द्वारा प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ और एमएनसी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 चलाई जाती है। उसके बारे में जो सरकार ने अभी रिसेंटली जो सुधारात्मक कदम यानी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, पहला ये कि हमारे देश में जितने भी बैंक हैं सबको ऑथराइज़ कर दिया है। पहले कुछ बैंक थे जैसे स्टेट बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक इत्यादि थे, लेकिन इनकी सभी शाखाएं जो है वो उसमें कवर नहीं होती थी, यानी सभी शाखाओं में पेंशन नहीं जाती थी, कुछ ब्रांचेज में ही जाती थी। लेकिन अब ये भी नियम हट गया है। दूसरा ये कि सारे बैंक इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, यानी कि जो पहले चंद बैंक थे उनकी मोनोपोली अब नहीं चलेगी। अब एम्प्लॉय यानी कर्मचारी का खाता जिस बैंक में है उसी बैंक में प्रोविडेंट फंड का भी विड्रॉल चला जाएगा और उसी में पेंशन भी चली जाएगी। इसके लिए कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होने वाले हैं। ये 1995 से लेके अभी यानी 2025 तक जो कर्मचारी थे वो बैंकों के कितने धक्के खाते थे, एक तो अकाउंट ओपन करने में, दूसरा बैंकों का पता करने में कि आपके यहाँ EPS 95 की पेंशन आती है कि नहीं आती है, यानी बैंक का भी पता करना होता था और ब्रांच का भी पता करना होता था, और चंद बैंक थे इसलिए ऑप्शन बहुत लिमिटेड थी। अब उस परेशानियों को दूर कर दिया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने उठाया है वह ये कि कर्मचारी कहीं भी काम कर रहा हो, अगर वो अपने होम टाउन या किसी अन्य जगह से पेंशन लेना चाहता हो, पहले क्या होता था कि प्रोविडेंट फंड का ऑफिस उसके पेंशन के कागज़ों को उसके जहाँ से वो पेंशन लेना चाहता है उसके जो नज़दीकी प्रोविडेंट फंड ऑफिस था वहाँ उन कागज़ों को प्रोसेस करता था, यानी उनसे उसकी पेंशन PPO बनाता था और उसके बाद उसको पैसे उसके खाते में पैसे जाते थे। तो इस प्रोसेस में कई बार महीनों लग जाते थे, सालों लग जाते थे और कर्मचारी बेचारा एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस धक्के खाता रहता था। तो ये परेशानी सरकार ने इस बार यानी अभी 2025 में ये ख़त्म कर दी है। ये बहुत बड़ा कदम प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, MNC और तमाम फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए इस सरकार ने उठाया है। पहले लोग कितने परेशान होते थे उसका मैं उदाहरण दे देता हूं कि 2017 में एक एम्प्लॉय वो अहमदाबाद में किसी मिल में काम करते थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सारी मिलें जब अहमदाबाद में बंद हुई तो उनको कंपनी वालों ने रिट्रेंच कर दिया था और उसके बाद सुल्तानपुर जो यूपी में है वहाँ रहने के लिए उन्होंने डिसाइड कर दिया। उन्होंने अपना पेंशन के लिए बैंक खाता वहाँ का दिया। इसलिए अहमदाबाद PF ऑफिस वालों ने 2005 में उनके जो पेंशन के पेपर थे वो सारे उनके सुल्तानपुर के नज़दीक जो PF ऑफिस था बनारस में भेज दिए। तो उनको बोला गया कि आपके कागज़ यहाँ नहीं आए हैं और आपकी पेंशन जो है अहमदाबाद से होगी। फिर वो दोबारा अहमदाबाद जाता है, अहमदाबाद वाले कहते हैं कि हमने तुम्हारे कागज़ जो है बनारस ऑफिस भेज दिए हैं। फिर वो बनारस ऑफिस जाता है, वो बेचारा 2005 से लेके 2017 तक धक्के खाता गया। अब उसके कितने चक्कर लगे एक छोटी सी पेंशन लेने के लिए, इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। जब वो मेरे पास आया तो उसने अपनी कहानी बताई। मैंने उसकी फाइल 2005 का मामला था, इसलिए इतना पुराना रिकॉर्ड मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो किसी तरह वो फाइल निकाली। फाइल निकालने के बाद पता चला कि उसका 2005 के बाद कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है उस फाइल में लगा हुआ नहीं था, कोई ऑफिस कॉपी नहीं लगी हुई थी। तो फिर मैंने उसको पूछा तुम्हें कोई लेटर मिला? कहता साहब एक लेटर मिला तो, लेकिन वो लेटर ही मिला, बाकी पेंशन तो मिली नहीं। मैंने वो लेटर देखा तो उसमें लेटर में लिखा हुआ था कि हमने आपके डॉक्यूमेंट बनारस ऑफिस भेज दिए। उस बेस पे फिर मैंने उसकी फाइल में बनारस ऑफिस वालों के लिए लेटर लिखा और लेटर को मेल किया और टेलीफोन भी कर दिया कि ये आदमी इतने साल से 12 साल से धक्के खा रहा है तो इसको पेंशन अभी तक क्यों नहीं बनी है इसकी। तो खैर उस लेटर का जब 15-20 दिन बाद भी जवाब नहीं मिला तो फिर मैंने जो उत्तर प्रदेश में जो प्रोविडेंट फंड के जितने भी ऑफिस हैं उनका हेड ऑफिस कानपुर में है, तो वहाँ जोनल ऑफिस कहते हैं उसको। तो उसके जो इंचार्ज थे यानी ऑल यूपी के जो इंचार्ज थे वो कमिश्नर साहब के अंडर में मैं दिल्ली में काम कर चुका था, तो मैं उनको जानता था, इसलिए मैंने उनको फ़ोन मिलाया। उन्होंने अपने PA को बोल दिया होगा, लेकिन तब भी कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने उनको रिमाइंडर दिया, लेटर लिखा, जब जवाब नहीं आया तो फिर मैंने जो है बनारस ऑफिस को भी चिट्ठी एक और रिमाइंडर दिया
और जो यूपी के जो इंचार्ज थे कानपुर में उनको भी उसकी कॉपी दी, और जो गुजरात ऑफिस के इंचार्ज थे जो कमिश्नर साहब थे उनको भी उसकी कॉपी दी। तो ये लेटर देने के बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात के जो कमिश्नर थे उनको शायद ये अच्छा नहीं लगा कि एक जूनियर लेवल के ऑफिसर ने हमें कैसे बोल दिया। खैर मुझे अपने अहमदाबाद ऑफिस के इंचार्ज साहब ने बुलाया, कमिश्नर साहब ने, तो वो मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गए। जब मैंने उनको बोला कि साहब आप मेरे ऊपर तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये बेचारा 12 साल से पेंशन के लिए धक्के खा रहा है, तो इसके लिए क्या हम क्या यहाँ पर एयर कंडीशनर में क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? ये हमारी ड्यूटी नहीं है कुछ भी। तो वो बेचारे थोड़ा सहम तो गए, उनको गुस्सा भी आया, उनकी ईगो हर्ट हुई, लेकिन उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने फ़ोन किया, पहले बनारस ऑफिस को फ़ोन किया। बनारस ऑफिस पर फ़ोन करने से पता लगा कि सुल्तानपुर के जो नज़दीक में जो एक और पीएफ ऑफिस खुल गया इलाहाबाद में, तो उन्होंने 2007 या 8 में वो डॉक्यूमेंट जो है उस पेंशनर के डॉक्यूमेंट इलाहाबाद ऑफिस भेज दिए। अब इलाहाबाद ऑफिस वालों ने 2008-9 के बाद उस फाइल पे बैठे रहे, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो आदमी गया भी, फिर मैंने उसको भेजा वहाँ कि आप इलाहाबाद ऑफिस जाइए, वहाँ पे ये चिट्ठी दिखाइए। वो गया वहाँ पर, उसको काफ़ी देर तक बिठाने के बाद उसको अटेंड नहीं किया। वो फिर चुपचाप बेचारा शाम को वापस चला गया। उसके बाद दोबारा जब वो मेरे पास अहमदाबाद ऑफिस में आया तो मुझे बड़ी ग्लानि हुई कि यार इतना बुढ़ा आदमी बेचारा धक्के खा रहा है। और जब इसके डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच भी गए इलाहाबाद ऑफिस में, और तो भी इसका काम नहीं हो रहा है। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, वहाँ पे जो इंचार्ज साहब थे उनको मैंने बताया कि भैया ऐसा है कि ये आदमी बहुत परेशान है पिछले 12 साल से। पहले तो बनारस ऑफिस वालों ने इसको धक्के खिलाए, और अब जो है आपकी तरफ से कोई अटेंड नहीं कर रहा है, तो वो नीचे रिसेप्शन पर बैठा होगा और उसको आप बुलाइए अपने चैम्बर में और उसकी परेशानी सुनिए। तो उन्होंने फिर जो है इंचार्ज साहब ने उनको बुलाया। फिर जो उनको मिलने नहीं दे रहे थे, उनका काम नहीं करने दे रहे थे, वो फिर सकपका गए कि भाई ये क्या बात हुई, इसने कहाँ से जान पहचान लगा दी। तो उन साहब ने फिर इनका जो पेंशन का एरियर दिया। और इसमें देखो घालमेल क्या था कि पता लगा कि जो बनारस ऑफिस वालों ने 2007 तक की पेंशन जो है ये दिखा दी कि इनकी चली गई है, और उसका जो कम्यूटेशन वैल्यू है वो भी चला गया, 25-30-35 हज़ार रुपये जो भी होगा, और 3-4 साल की पेंशन भी दिखा दी कि ये चली गई। तो मैंने उनको पूछा कि ये गई आपके खाते में? कहता साहब मैं बैंक में भी गया था, वहाँ तो गई नहीं कोई पेंशन। अब खैर मैंने उसके बाद उनको बोला कि भाई इसने बताया कि मेरे को वो पिछला एरियर मिला नहीं, पिछली जो कम्यूटेशन वैल्यू है वो मिली नहीं, तो वो जो है उसका कोई जवाब आज तक नहीं आया। पता नहीं, भगवान जाने उसका क्या होगा। लेकिन उस आदमी को जब इलाहाबाद ऑफिस से 2017 यानी लगभग 2017 के एंड में जब पेंशन स्टार्ट होगी, तो तब से आज तक वो पेंशन पा रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उनका फ़ोन आया था कि वो एक्सपायर हो गए, अब इसमें क्या होना है। तो मैंने कहा अगर उनकी पत्नी है तो उनके नाम लग जाएगी पेंशन, फैमिली पेंशन जिसको कहते हैं। अगर नहीं है तो फिर ये पेंशन उनकी बंद हो गई, आप बैंक में जाओ, जितने भी उनके खाते में पैसे पड़े वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पुरानी स्कीम में जो कि सरकार ने 95 से आज तक जो चल रही थी कि बैंक बदलना है, एड्रेस बदलने पे बैंक भी बदलेगा, पीएफ ऑफिस भी बदलेगा, तो उसमें कितने धक्के खाने पड़ते थे उसका एक उदाहरण तो मैंने दे दिया। अब इसमें कितने सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं, वो तो हम अब भी सुनते रहते हैं, क्योंकि मैं चूँकि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हूँ, तो मेरे पास में गाँव के अपने आसपास के कई लोग आते हैं कि देहरादून ऑफिस में कोई जान पहचान है तो वो बताइए। खैर उनके काम हो जाते हैं, कई बार कांटेक्ट भी करना पड़ता है। लेकिन वो जो अनरिक्वायर्ड अननेसेसरी जो वो मीडिया ऑफिस बना रखा था बीच में, वो वाकई बहुत जो है पुरानी रूडिमेंट्री एक प्रैक्टिस थी, यानी कि लकीर के फ़कीर वाली। क्योंकि बैंकों में अब बहुत ज़्यादा इनोवेशन यानी नई तकनीकी आ गई है। आप कहीं भी हों वर्ल्ड में, किसी भी कोने में हों, आपका बैंक अगर गांव में भी है तो आप बैंक की सुविधाएं कनाडा में बैठ कर ले सकते हैं, या मुंबई की सुविधाएं आप गांव में अपने उत्तराखंड बैठ कर ले सकते हैं। तो इसके अनुसार जो मंत्री महोदय जी का ये पेंशन स्कीम में ये 2 सुधारात्मक कदम हैं, इनकी वाकई प्रशंसा करनी चाहिए। और इससे अब उन लाखों लोगों को इन परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा। इसके लिए सरकार का और माननीय यूनियन लेबर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसके लाभ तुरंत और पूरा हक मिलना चाहिए बगैर किसी परेशानी के। ये सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का
पूरा हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए मैं पुनः एक संदेश देना चाहता हूं कि उनकी अगर कोई भी समस्या है इस तरह की, तो पीएफ ऑफिसों में जाइए, पीआरओ से मिलिए, वहाँ पे पूरा गाइड करते हैं। और फिर भी कोई समस्या ऐसी आती है तो कमेंट्स में लिखिए, अपनी परेशानियां बताइए, उनका समाधान हो जाएगा। क्योंकि मैं लगभग 33 साल की नौकरी ईपीएफओ में कर चुका हूं, नीचे क्लरिकल से असिस्टेंट कमिश्नर तक की पोस्ट। मुझे हर प्रोसेस का, हर स्टेप का, हर ब्रांच का अच्छी तरह मालूम है कि कैसे काम होने हैं, और मेरा इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच रहता है। और इसीलिए जो है ये सेवा तब तक जारी रहेगी जब तक ऊपर वाला इस शरीर को जिंदा रखता है। धन्यवाद, नमस्कार।